रिलेटिव मोशन में लास्ट एक पॉइंट बचा हुआ है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, अब मेनली इसमें इस वाले पार्ट में हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये है कि जैसे सपोज दो पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं, 2D में मूव कर रहे हो या 3D में मूव कर रहे हो, तो दो ऑप्शन है, मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं भाई। या तो जैसे वो मूव कर रहे हैं तो आगे जाके वो कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि कितनी देर के बाद कोलाइड करेंगे, कहाँ कोलाइड करेंगे, पोजीशन क्या होगी, या कोलाइड करने के लिए उनकी वेलोसिटीज में कंडीशन क्या होनी चाहिए। एक टाइप तो ये हो गया व्हेन दे कोलाइड। और दूसरा टाइप ये होता है कि अगर वो कोलाइड नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि वो मिस कर जाएंगे सम डिस्टेंस से, मतलब कुछ डिस्टेंस होगी, उतना मिनिमम डिस्टेंस तक आएगी और उसके बाद फिर उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। तो उस केस में हमको निकालना पड़ता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच की, मतलब जब वो पास आए तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या था, या वो डिस्टेंस निकालो जिससे वो उनका कोलिजन मिस हो गया, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट हम वैसे ही करते हैं जैसे रिलेटिव मोशन में स्टार्ट किया था सबसे पहले, फिर से वही डायग्राम बनेगा इसमें समझने के लिए। तो सपोज एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, ठीक है। लेट्स से इधर हो गया पार्टिकल 1, उसका पोजीशन है r1 और उसकी वेलोसिटी है सपोज v1 वेक्टर। और पार्टिकल 2 उसका पोजीशन वेक्टर है r2 और उसकी वेलोसिटी है v2, ठीक है। तो एक तरह से ध्यान से देखो तो दोनों पार्टिकल मूविंग है, और अभी हम फिलहाल मान लेते हैं कि इनकी जो वेलोसिटीज है v1 v2 वो कांस्टेंट है, यानी कि इनमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटीज कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल 2 है वो इस लाइन पे आगे बढ़ेगा और पार्टिकल 1 इस लाइन पे आगे बढ़ेगा। तो सपोज अगर इन दोनों को कोलाइड करना है तो ये वाला पोजीशन होगा, ये वाला पॉइंट होगा जहां पे वो कोलाइड कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोलाइड कर ही जाएंगे, क्योंकि कोलिजन तो तभी पॉसिबल होगा ना जब दोनों पार्टिकल सेम टाइम पे सेम सेम टाइम। पोजीशन पे प्रेजेंट हो। अगर मान लो एक पहले क्रॉस कर गया, एक देर से क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में कोलिजन नहीं होगा। तो मेनली इस कैटेगरी में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो दो टाइप के ही हैं, ठीक है ना। एक जिसमें इनके बीच में हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालेंगे व्हेन दे डू नॉट कोलाइड, एंड इफ दे आर कोलाइडिंग देन क्या टाइम होगा कोलिजन का, क्या पोजीशन होगी कोलिजन की, इस तरह से। तो देखो ये जो डायग्राम बनाया मैंने, ये तो क्लियर है कि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो भाई ये डायग्राम बनाया है, ये जो v1 v2 लिखे हुए हैं ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखो तो, ठीक है। अब अगर हम इस मोशन को ऑब्जर्व करें विद रिस्पेक्ट टू, ये तो मैं नीचे लिख देते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये। अगर हम इसी को कन्वर्ट करें विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 या विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2, तो जरा बताओगे कि कैसे करना चाहिए। सपोज हम लिखना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1, विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1, क्यों भाई। तो लेट से ऐसा होगा कि पार्टिकल 1 के ऊपर हम लोग बैठ जाते हैं, पार्टिकल 1 पे बैठेंगे तो पार्टिकल 1 कैसा हो जाएगा, रेस्ट पे। इसके बाद पार्टिकल 1 पे बैठने के बाद पार्टिकल 2 का क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे अगर हम ये ड्रॉ करें ये लाइन, ध्यान से देखो, तो यही लाइन यहाँ पे बनानी चाहिए हमको। इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया पार्टिकल 1 पे बैठने के बाद पार्टिकल 2 की लोकेशन, देखो। और ये कौन सा वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर को हम लोग क्या R21 लिख सकते हैं। R21 का मतलब होगा R21 को हम लोग लिखेंगे R2 माइनस R1, और ये कहलाएगा पोजीशन ऑफ
पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1, ठीक है। और पार्टिकल 2 पे बैठने के बाद पार्टिकल 1 पे बैठने के बाद पार्टिकल 2 की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, तो उसको हम लोग लिखते हैं v21। और v21 कैसे निकालते हैं, रिलेटिव मोशन में देखा ही है भाई, यही पोजीशन वाली इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो v21 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1। तो ये बताओगे कि पार्टिकल 2 की वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो देखो ये वाला जो वेक्टर आएगा, इस वेक्टर को हम बोल देते हैं हम बोल देते हैं दिस इज v21। अब ये वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, वो ऑब्वियसली v1 v2 की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, और डिपेंडिंग ऑन v1 v2 की डिफरेंट वैल्यूज उस वेक्टर का डायरेक्शन भी कहीं भी हो सकता है। मतलब ये जो वेक्टर मैंने इधर ले लिया है, एक कोई एग्जांपल लेना है तो कहीं भी ले लें, अदरवाइज ये वेक्टर तुम ऐसे समझो कि ये जो मैंने एरो बनाए हैं, इन सारे एरो में कहीं भी हो सकता है, वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। अब जरा मुझे ये बताओगे कि अगर हम चाहते हैं कि पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 से कोलाइड हो, कोलिजन हो, तो पार्टिकल 2 की जो वेलोसिटी है 1 के रिस्पेक्ट में, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सोच के बताओगे। R21 की तरफ 90 डिग्री। 90 डिग्री पे कैसे होना चाहिए भाई, सर R21 की तरफ होना चाहिए इसकी वेलोसिटी का वेक्टर। R21 के ऑपोजिट होना चाहिए। हाँ मतलब ऑपोजिट। अगर हम चाहते हैं कि पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 से कोलाइड हो, तो ये जो v21 का जो डायरेक्शन है, ये v21 का डायरेक्शन R21 वाले डायरेक्शन से मैच होना चाहिए, इनफैक्ट ऑपोजिट होना चाहिए। यानी कि कोलाइड होने के लिए ये वेक्टर इधर की तरफ आना चाहिए। ये क्लियर है, बताओ। ये बात सभी को विजुअलाइज हो रही है, पहले तो ये बताओ, बोलो। नहीं हो रही है। देखो विजुअलाइज तो थोड़ा दिमाग लगाओ तो होगी। मान लो जैसे कि हम लोग प्लेन में बैठे हुए हैं, मान लो तुम ही बैठे हो प्लेन में, एक प्लेन में बैठे हो और एक दूसरा प्लेन तुम्हें बाहर नजर आ रहा है, और आगे जाके कोलिजन होना है, सपोज हाइपोथेटिकल है, सपोज कर लो। तो जो जब तुम अपने प्लेन में बैठोगे तो अपने वाले प्लेन तो तुमको रेस्ट पे नजर आएगा, तुम्हें सिर्फ वो दूसरा वाला प्लेन नजर आएगा। तो अभी बताओ कि अगर वो प्लेन तुम्हारे सामने से निकल गया तो इसका मतलब है कोलिजन नहीं हुआ, और कोलिजन अगर होना है तो तुम्हें वो प्लेन अपनी तरफ आता हुआ नजर आएगा। बताओ यस और नो। यस सर। आएगा ना, वो प्लेन तुम्हें अपनी तरफ आता हुआ नजर आएगा, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होगी प्लेन 1 के रिस्पेक्ट में वो टुवर्ड्स होनी चाहिए अगर कोलिजन होना है तो। और अगर वो Yes, sir. टुवर्ड्स नहीं है तो इसका मतलब है कि वो उस लाइन पे जाता हुआ नजर आएगा, निकल जाएगा पास से, तो इस केस में कोलिजन नहीं नहीं हुआ। सर कोलिजन के लिए जैसे आप टूवर्ड्स बता रहे हैं, ये जरूरी तो नहीं कि वो सामने से आ रहा हो, मतलब सिर्फ किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है कोलिजन के लिए। मतलब जिधर से भी आ रहा होगा, हम उधर ही देख रहे हैं तो सामने से ही तो आएगा। अच्छा ये सर। बोलो, मतलब ये थोड़े ना कह रहे हैं कि हम पीट करके बैठे हुए हैं उसकी तरफ, यस सर हम ठीक तो है। सामने से ही देख रहे हैं, वो हमारे तरफ आता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। यस सर ठीक आएगा। है। तो अब मैंने बोला ना कि जो दो कंडीशन है, तो उसमें पहली वाली कंडीशन हम लोग लिखते हैं कि इफ देयर इज कोलिजन बिटवीन 1 and 2, then v21 should be opposite to R21। बताओ, तो इसकी कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं कि v21 का जो डायरेक्शन है, अब हम ये तो नहीं लिखेंगे कि v21 और R21 इक्वल होने चाहिए, क्योंकि v वेलोसिटी वाला वेक्टर है, r पोजीशन वाला वेक्टर है, बट उनके डायरेक्शन में अगर रिलेशन लिखना है तो वेक्टर से उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, याद है। किसी वेक्टर से उसका डायरेक्शन हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या करना होगा, किसी वेक्टर से उसका डायरेक्शन अगर हमें निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि जैसे 2i कैप लिखा हुआ है, 2i कैप मीटर पर सेकंड, तो 2i कैप मीटर पर सेकंड में अगर हम 2 मीटर पर सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो i कैप बचेगा, विच इज द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि v21 में अगर हम डिवाइड करें
मॉड ऑफ V21 से, तो ये वेक्टर माइनस टाइम्स होना चाहिए R21 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R21। देखो, या इसको अगर ओपन करके लिखें तो ऐसे बन जाएगा कि V2 माइनस V1 अपॉन मॉड ऑफ V2 माइनस V1 should be equal to minus times R2 minus R1 upon mod of R2 minus R1। तो ये एक तरह से निकल के आएगी कंडीशन ऑफ कोलिजन। इतनी बात समझ में आई या नहीं बताओ? ये बात समझ में आई? कंडीशन ऑफ कोलिजन, ठीक है। और अगर हमें निकालना है कि नहीं टाइम कितना लगेगा कोलिजन में, इसको हम लोग बना देते हैं पार्ट ए। कितनी देर के बाद कोलिजन होगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टाइम आफ्टर विच कोलिजन विल अकर। तो टाइम की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कि वो जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस कवर करना है, R21, किस स्पीड से कवर करना है, तो स्पीड हो जाएगी V21। तो अगर हम R21 में V21 से डिवाइड कर दें तो वो हमको टाइम ऑफ कोलिजन मिल जाएगा। देखो, वो हमको टाइम ऑफ कोलिजन मिल जाएगा। बताओ, ये दोनों बातों में डाउट है तो? ये वो केस है जब वो दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट में, इफ दे डू नॉट कोलाइड, देन अब देखना ध्यान से, अगर वो कोलाइड नहीं हो रहे हैं तो लेट से ये पार्टिकल 1 है जिसको हमने रेस्ट पे लिया हुआ है, ये पार्टिकल 2 है, ठीक है। ये वाला वेक्टर है R21, और कोलिजन अगर नहीं हो रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो उस डायरेक्शन में नहीं होगी। मतलब ये कि उसके अलावा कोई भी डायरेक्शन में हो तो इसका मतलब है कोलिजन नहीं होगा। तो ये पार्टिकल जो है किस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा? देखो, इस पार्टिकल का जो मोशन है वो में इस लाइन के अलोंग नजर आएगा। ये पार्टिकल 2 जो है 1 पे बैठने के बाद हमें इस लाइन पे चलता हुआ नजर आएगा। तो जरा बता सकते हो कि अगर वो इस लाइन पे चलता हुआ जा रहा है तो इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब रहा होगा या कितना रहा होगा? कैसे निकालेंगे सर मिनिमम? आप सर क्या बोल गए, आप समझ ही नहीं है। अगर ये कोलिजन नहीं हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी आपको? फिर वो बीच में पॉज हो गई थी ना सर। मेरी आवाज तो पॉज नहीं हुई है। पार्टिकल 1 रेस्ट पे है, पार्टिकल 1 की रिस्पेक्ट में पार्टिकल 2 का जो वेलोसिटी है वो इधर की तरफ है। अगर अलोंग नहीं है तो कोलिजन नहीं होगा, ये मैंने बोला है। और अगर अलोंग नहीं है तो वो जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। तो अगर ये पार्टिकल 2 इस लाइन पे जाता हुआ नजर आ रहा है तो ये बताओ मुझे कि कौन से पोजीशन पे उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम रहा होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। सर वही जब उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे 1 से B21 वाली लाइन पे। यस, वेरी गुड। अगर हम यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, देखो ध्यान से, तो ये वाला जो डिस्टेंस निकल के आएगा ना, ये इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा। ये इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो कई बार ये पूछता है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए थीटा, तो हम लोग मिनिमम डिस्टेंस को लिख सकते हैं ना सीधे सीधे कि मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो मॉड ऑफ R21 इंटू साइन थीटा होगा। बताओ, मॉड ऑफ R21 इंटू साइन थीटा। और साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं बताओगे? साइन थीटा यस सर। कैसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा या थीटा?
सर जैसे V21 का जो मैग्नीट्यूड होगा अपॉन R21। सर डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट से हाँ एंगल डॉट। निकाल सकते हैं दो के बीच में, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकाल सकते हैं दोनों के बीच में। क्रॉस से भी तो निकाल सकते हैं। और कोई तरीका? सर जैसे V21 और R21 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए दोनों का। एंगल की बात चल रही है। अच्छा। एंगल कैसे निकाल सकते हैं? अब देखो, हमको साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा ये भी तो मालूम है ना कि साइन थीटा इनके क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, क्यों भाई? अगर हम इनका क्रॉस यस सर। प्रोडक्ट लें, किनका? V21 क्रॉस R21, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग लेंगे मॉड ऑफ V21 इंटू मॉड ऑफ R21 इंटू साइन थीटा बनेगा। तो यहाँ से अगर हमें R21 साइन थीटा चाहिए तो डी मिनिमम निकालने का एक तरीका ये भी आ जाएगा, दैट मॉड ऑफ V21 क्रॉस R21 एंड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ V21। ये एक दूसरा तरीका हो गया। देखो, अगर हम डायग्राम बना पाए वेलोसिटी और आर के लिए, तो हमको डायग्राम से थीटा पता चल जाएगा, ज्योमेट्री से कैलकुलेट हो जाएगा। बट अगर सपोज कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें हमें वेलोसिटी 3 डायमेंशन में दी हुई है, जिसको हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, डायग्राम नहीं बना पाएंगे, तो उस केस में तुमको पूरा मैथमेटिकल चलना पड़ेगा, तब यहाँ ये वहाँ ये फॉर्मूला काम आएगा। अदरवाइज मुझे लगता है ज्यादातर क्वेश्चन में डायग्राम बन जाएगा इजी, 2D में होगा तो। क्लियर है? बोलो। और ये बताओगे कि मिनिमम डिस्टेंस कब रहा होगा? टाइम t when they are at मिनिमम सेपरेशन। कितने टाइम पे मिनिमम सेपरेशन पे होंगे? टाइम कैसे आएगा? बोलो। तो हमें ये निकालना है कि ये जो पार्टिकल 2 है, ये जब इस पॉइंट पे आएगा, लेट से ये पॉइंट P है, तब इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो ये देखो कि पार्टिकल 2 को ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये डिस्टेंस है कितना? तो ये डिस्टेंस अगर निकालोगे तो ये डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ R21 इंटू कॉस थीटा। और ये डिस्टेंस किस स्पीड से कवर हो रहा है? तो ये कवर हो रहा है मॉड ऑफ V21 से। तो इससे हमको वो टाइम मिल जाएगा। देखो, दो ही सिचुएशन है, या तो वो कोलाइड कर रहे होंगे या वो कोलाइड नहीं कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो मिनिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है, और अगर वो कोलाइड कर रहे होंगे तो टाइम टी या कहाँ कोलाइड कर रहे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो उसमें टाइम निकालना रहेगा। बोलिए। ठीक है, यहाँ तक बताओ। अभी एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट जो मैथमेटिक्स क्लियर है। क्लियर है ना? यस ठीक यस सर क्लियर है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और हम अलग से लिखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑब्लिक सेपरेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑब्लिक सेपरेशन। इसमें सपोज अगर मान लेते हैं कि दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, इनके बीच का डिस्टेंस d है। पार्टिकल 1 की वेलोसिटी u1 है थीटा 1 एंगल पे, पार्टिकल 2 की वेलोसिटी सपोज u2 है थीटा 2 एंगल पे। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटीज हैं, प्रोजेक्टाइल नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये बताओ कि इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा या बढ़ेगा? सर किस कंडीशन में? सर अभी पहले कम
बढ़ेगा। कम होगा ये फिर तो बाद में पहले बढ़ेगा। कम होगा फिर बढ़ेगा और क्या। इस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम इस मूवमेंट की। एट दिस मूवमेंट इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। सर कम हो रहा है सर। तो देखो जब डिस्टेंस कम होगा ना तब हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और अगर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा होता तो हम लोग से पूछा जाता वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब अगर दोनों अप्रोच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो इट बिकम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और अगर दूर जा रहे हैं तो इट बिकम्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो देखो एक तरीका ये भी है निकालने का इसको, कि क्या करें हम इसका अगर इधर की तरफ कंपोनेंट लें तो इधर कंपोनेंट आएगा, इसको θ1 कर देते हैं। सत्यन माइक ऑफ कर लीजिए अपना। u1 cos θ1, और इसका इधर कंपोनेंट ले लें तो ये आएगा u2 cos θ2। अच्छा इधर वाले कंपोनेंट अगर लें तो ये होगा u1 sin θ1, और इधर वाले कंपोनेंट लें तो ये होगा u2 sin θ2। तो बताओगे कि ये दोनों अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो कौन से कंपोनेंट हैं जिनकी वजह से ये पास आ रहे हैं? एक्स कंपोनेंट सर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल सकते हैं फिलहाल। तो इस यस केस सर। में जब हमसे कहा जाएगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग देयर लाइन जॉइनिंग। वी अप्रोच का क्या मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग देयर लाइन जॉइनिंग, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग देयर लाइन जॉइनिंग। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू बन जाएगी u1। अब तुमको मालूम है कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं अगर दोनों की वेलोसिटी अपोजिट है, तो याद है? तो वो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। यस सर। ठीक है, और हम एक बात और लिख सकते हैं यहीं पे कि they will collide only if component of their velocities perpendicular to line joining them are equal। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा, मतलब जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, इसके पहले जो पढ़ा हम लोगों ने, वो और ये एक ही चीज है, बस ये कि बोलने का थोड़ा सा तरीका बदल गया है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इन दोनों को कोलाइड होना है तो ये दोनों पास आने चाहिए। मतलब यहां से चलना शुरू हुए तो दोनों आगे जाके कोलाइड हो जाए। तो आगे जाके कोलाइड होंगे अगर, तो ध्यान से बताओ क्या उनके वाई कंपोनेंट सेम होंगे ना, वाई डिस्प्लेसमेंट। और वाई डिस्प्लेसमेंट सेम तभी हो सकता है जब उनके वाई कंपोनेंट इक्वल हो। तो इस बात को मैंने ऐसे लिखा है कि अगर दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं और कोलाइड होना है, तो कोलाइड होने की कंडीशन ये है कि जो लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स उनके सेम होने चाहिए, तभी वो कोलाइड होंगे। मतलब एक तो उनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए, एक दूसरे के पास आने चाहिए, और कोलिजन के लिए बोलेंगे कि उनके वाई कंपोनेंट भी इक्वल होने चाहिए। बोलिए। तो यहां से लिख सकते हैं कि u1 sin θ1 इक्वल टू u2 sin θ2। ये कोलिजन के लिए हो गया। ठीक है, जैसे ये एक फिगर बनाया है, इसी में थोड़ा चेंज कर दें तो ऐसे बना सकते हैं कि मान लेते हैं ये पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है u1 θ1 पे, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है u2 और θ2 पे। तो अभी बताओ कि अब इस केस में दोनों अप्रोच करेंगे या सेपरेट होंगे, कैसे पता चलेगा? दोनों की सर बीच। अगर θ1 ग्रेटर देन u2 cos θ2 है तो अप्रोच करेंगे, वेरी गुड। नहीं तो फिर सर सेपरेट हो जाएंगे। मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है, इनके बीच का गैप या तो कम होगा या फिर बढ़ेगा। ठीक है ना? तो कई बार ये होगा, देखो सब कुछ वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। अगर हमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना हो कि ये कितनी वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं, तो सेपरेट होने वाली वेलोसिटी होगी u2 cos θ2
माइनस u1 cos थीटा 1। और अगर मान लो ये अप्रोच कर रहे हैं तो अप्रोच वेलोसिटी बनेगी इनकी u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2। मतलब कहने का ये है कि हम बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे और कौन बड़ा है कौन छोटा है यही डिसाइड करेगा कि सेपरेट हो रहे हैं या फिर वो अप्रोच कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो कोलिजन के लिए पहले तो अप्रोच करना जरूरी है, अप्रोच करेंगे तभी कोलिजन होगा। और पहली कंडीशन हो गई अप्रोच करने की कि अप्रोच करने चाहिए। और दूसरी कंडीशन हम बोलेंगे कि उनके जो ये वाले कंपोनेंट है लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट ये इक्वल होने चाहिए। दो कंडीशन है कोलिजन के लिए। जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है वो एक तरह से समझ लो कि थोड़ा वेक्टर फॉर्म में है, आई कैप जे कैप के कैप में दिया होगा तो ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई फिजिकल सिचुएशन है तुम्हारे सामने जहां तुम्हें दिख रही हैं सारी चीजें वहां पे तुम ये भी यूज कर सकते हो। दोनों एक ही मतलब है, एक ही थ्योरी है, मतलब समझ लो। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन देता हूं। पार्टिकल 2 इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड एंड पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है 60 डिग्री एंगल पे। वेलोसिटी नहीं मालूम है और दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर्स का। कांस्टेंट वेलोसिटीज हैं, ठीक है ना, जब तक एक्सेलरेशन नहीं दिया जाए। प्लेन में मूव कर रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल नहीं है। तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में u such that they collide after some time। फिर बी पार्ट में निकालना है टाइम t ऑफ कोलिजन और सी पार्ट में x, y एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन। मतलब कहाँ कोलाइड हो रहे हैं, कब कोलाइड हो रहे हैं और कोलाइड होने के लिए u की वैल्यू क्या है। देखो करो, ट्राई करो। वेलोसिटीज कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है ना। करो ट्राई। हो गए कुछ सर। में कर लिया होगा आसानी से। अब देखो कोलाइड अगर होने हैं तो क्या करोगे, हम बेसिक बात ये लगाएंगे कि इसका इधर कंपोनेंट है u cos 60 और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट है u sin 60। तो u sin 60 जो है वो अलोंग देयर लाइन ज्वाइनिंग है, तो इसका मतलब अप्रोच तो कर रहे हैं। तो अप्रोच वाली बात तो सेट हो गई। अब कोलिजन के लिए कंडीशन लगाएंगे। कोलिजन की कंडीशन ये है कि जो उनकी लाइन ज्वाइनिंग है, ध्यान से समझना, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स दोनों के सेम होने चाहिए तभी कोलिजन होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, u cos 60 इक्वल होना चाहिए 10 के। तो तुम्हें यहां से u की वैल्यू मिल जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। कर लिया होगा सभी ने, ठीक है। इसके बाद निकालो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब कितनी वेलोसिटी से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो एक दूसरे के पास आने वाली जो वेलोसिटी है वो ये है u sin थीटा। तो ये है u sin 60। तो u sin 60 की वैल्यू आएगी 10√3 मीटर पर सेकेंड। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का गैप है 200 मीटर। तो कितनी देर के बाद कोलाइड होंगे, तो कोलाइड होंगे d/v अप्रोच के बाद। तो d हो गया 200 और v अप्रोच की जगह आ जाएगा 10√3। तो देख लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20/√3 सेकेंड्स। तो ये दूसरा आंसर हो गया। और तीसरा आंसर निकालना है कि कौन से कोऑर्डिनेट पे कोलाइड होंगे। तो देखो y तो 200 मीटर ही होगा क्योंकि ये तो इसी लाइन पे चलेगा ना। अब ये पता करना है कि x कोऑर्डिनेट कौन सा है जहां पे कोलाइड होंगे। तो x निकालने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 20/√3, तो ये आ जाएगा 200/√3 मीटर। तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 200/√3, 200। सर आ तो गया है सब कुछ। हाँ सर जो आपने आ तो सर सब कुछ गया है, लेकिन जो आपने सर टाइम निकाला है आपने वर्टिकल कंपोनेंट से निकाला है। हाँ
अब सर जैसे इनका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी तो सर इक्वल ही होगा ना? देखो, टू डायमेंशन मोशन में याद करो मैंने क्या कहा था कि टू डायमेंशन मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वन डायमेंशन मोशन। वही। तो हम लोग यस सर, टाइम यस। तो किसी भी डायमेंशन से निकाल सकते हैं ना। ठीक है सर, वही कह तो हमने इसको वर्टिकल कंपोनेंट मत बोलो पहले, तो बाद में जाके फिर डाउट पूछोगे। ये कौन सा कंपोनेंट है? ये कंपोनेंट अलोंग देयर लाइन ज्वाइनिंग। ये कौन सा ओके। कंपोनेंट है? अलोंग देयर अलोंग देयर लाइन लाइन जॉइनिंग। ज्वाइनिंग, बस। क्लियर है? बताओ। बस यस बेसिक सर। बात तुम्हें इतनी ही समझनी है। देखो हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं जरा बढ़िया। देखो आईआईटी का ही क्वेश्चन लेते हैं, एडवांस का ही आया होगा। एकदम जो बेसिक बात तुमको बताई हुई है उतनी तुम्हें दिमाग में रखनी है। एक लाइन का क्वेश्चन है, बस करो ट्राई। देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दूसरा डायग्राम बना देता हूं। देखो प्लेन ए और प्लेन बी दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 500 मीटर। ठीक है, ए मूव कर रहा है, ए का वेलोसिटी दिया हुआ है 100√3 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद लाइन ज्वाइनिंग ए बी। और बी का वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन बी का ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जस्ट एस्केप बीइंग हिट बाय बी। मतलब जस्ट एस्केप हो रहा है का मतलब है कि ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम लोग कंडीशन कोलिजन की ही लगाएंगे, ये बात समझना ध्यान से। क्योंकि अगर ज्यादा डिस्टेंस से एस्केप कर रहे होते तो वो डिस्टेंस वो दे देता। जस्ट एस्केप लिखने का मतलब यही है कि वो जस्ट कोलिजन होते होते रह गया। तो कंडीशन कोलिजन की ही लगाएंगे कि कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो देखो कोलिजन अगर हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट लिखते हैं, कितना आएगा? ये आएगा 100√3 cos 30। और इधर की तरफ कंपोनेंट लिखेंगे तो ये आएगा 100√3 sin 30। इसी तरह से VB का लिखेंगे तो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा VB cos 60 और इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा VB sin 60। ठीक है, तो अब अगर इनके बीच में कोलिजन होना है तो क्या बोलेंगे? तो हम लोग इसमें यही बात बोलेंगे कि component of velocities perpendicular to line joining must be equal. Component of their velocities perpendicular to line joining them must be equal. तो 100√3 sin 30 इक्वल होना चाहिए VB sin 60 के। तो यहां से तुम देखो VB की वैल्यू क्या आती है निकल के 100। क्यों भाई? VB 100 आ गया। तो अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालते हैं कंपोनेंट अलोंग देयर लाइन ज्वाइनिंग से। तो अप्रोच हो रहा है, इसका मतलब ए का वेलोसिटी का कंपोनेंट बड़ा होगा। तो इसको लिखेंगे 100√3 cos 30 माइनस 100 cos 60। देखो तो ये वैल्यू निकल के आएगी 100 हो जाएगी cos 30√3/2। क्यों भाई? 100 आएगी, 150 आएगी, 150 और ये आएगा 50। तो देखो यहाँ से ये 100 बच रहा है। तो इसका मतलब कोलिजन कौन से टाइम पे हुआ होगा? तो कोलिजन के लिए हम लोग सीधे सीधे 500/100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 सेकेंड्स। बताओ कर लिया था या नहीं कर लिया था? बताइए। यस सर, हो गया था। किसी को डाउट? बताओ। किसी को डाउट नहीं? वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ये जो है करो ट्राई। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कांस्टेंट वेलोसिटीज ही हैं, एक्सेलरेशन नहीं है इसमें भी। इसमें कह रहा है ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब ये सारा का सारा सिचुएशन हवा में नहीं हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शनलेस है, उसके ऊपर हो रही है, वो XY प्लेन है। और इसमें कह रहा है कि एक ट्रॉली है, ठीक है, एंड दिस ट्रॉली इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी √3 - 1 मीटर पर सेकेंड अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रॉली जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। समझ गए ध्यान से?
अब कह रहा है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन लाइन OA इज मेकिंग 45 डिग्री, ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम O विच हिट्स द ट्रॉली। अब ये बताओ कि बॉल को किधर थ्रो किया जाए, मतलब ये जो लाइन OA है इसके इधर की तरफ थ्रो किया जाए, लाइन OA के अलोंग थ्रो किया जाए, या इधर थ्रो किया जाए जिससे ये टकरा जाए, क्या लगता है? ट्रॉली से टकरा है, उसके लिए बॉल को किधर थ्रो करना चाहिए तीनों एरो में से? सर पहले वाले एरो से। पहले वाले से करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो इसको बॉल को हमने यहाँ से थ्रो किया है वो इधर की तरफ थ्रो किया है, वेलोसिटी वगैरह नहीं दी हुई है। हाँ, उसने ये बताया कि ये पूरा एंगल फाई बन रहा है। अब ध्यान देना, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन में जितनी चीजें दी हुई हैं। अब बी ए पार्ट में आओ, क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि अब हमें इस बॉल का मोशन कहाँ से ऑब्जर्व करना है? इस बॉल का मोशन हमको ट्रॉली से ऑब्जर्व करना है, बताओ। तो अगर हम डायग्राम बनाएं विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, समझना ध्यान से, तो ये बॉल हो गई, ये 45 डिग्री, और ये ट्रॉली हो गई, ठीक है। ट्रॉली एट ए, मतलब ये कह रहा है कि ट्रॉली पे बैठ जाओ, ठीक है। ट्रॉली पे बैठ गए तो ट्रॉली कैसे हो जाएगी? ट्रॉली पे बैठ जाएंगे तो ट्रॉली रेस्ट पे हो जाएगी। और ये जो लाइन OA है ये 45 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अभी बताओ कि ट्रॉली पे बैठ के बॉल की जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनानी चाहिए जिससे कोलिजन हो, बताओ। अगर हम चाहते हैं बॉल ट्रॉली से आके टकराए तो ट्रॉली पे बैठ के बॉल की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए? तो सीधे सीधे बोल ही सकते हैं कि टूवर्ड्स होनी चाहिए। ये जो वेक्टर है ये किसका वेक्टर होना चाहिए? ये वेक्टर होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ बॉल किसके रिस्पेक्ट में? ट्रॉली के। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। तो कह रहा है कि इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस से वो थीटा है। तो हमें सबसे पहला आंसर तो यही मिल गया कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 45। थीटा की वैल्यू 45 होनी चाहिए। ट्रॉली पे बैठ के बॉल की जो वेलोसिटी है वो किसने एंगल पे होनी चाहिए? 45 पे होनी चाहिए कोलिजन होने के लिए, ठीक है। यहाँ तक बताओ। यस सर। अब देखो बी पार्ट में, बी 2 पार्ट आ में, रहा है ना सर? यस करेक्ट। बी पार्ट में कह रहा है कि जो फाई एंगल है ये 4 थीटा अपॉन 3 है। तो 4 थीटा अपॉन 3 का मतलब हुआ 60। 4 टू 45/3 यानी 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है फाई की वैल्यू, तो बॉल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, यानी ये v हमको निकालना है। अब फिर से ध्यान से देखो ये वाले डायग्राम को, कौन वाले? ग्राउंड वाले से ही कर लेते हैं। अभी बताओ कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये दोनों कोलाइड हों, कि मैंने जो लाइन रेड कलर की बनाई है ध्यान से देखना, अब हम चाहते हैं ये दोनों कोलाइड हों और ये वाला इतना बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। 15। तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? बॉल का इधर कंपोनेंट, तो इधर आएगा इसका v sin 15, और इसकी वेलोसिटी का इधर क्या कंपोनेंट आएगा? तो इसकी वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट आएगा √3 - 1 sin 45। तो कोलिजन के लिए हम लोग क्या कंडीशन लिखेंगे? ऐसे बोल सकते हैं ना कि कंपोनेंट ऑफ देयर velocities perpendicular to line joining them, perpendicular to line joining them should be equal। अगर ऐसा है तो कोलिजन हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन आएगी कि v sin 15 इज इक्वल टू √3 - 1 sin sin 45। 45। अब तुम एक काम करो, इस sin 15 को 45 - 30 लिख के थोड़ा सॉल्व कर लो, तो यहाँ से तुम्हें v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी। 2 मीटर पर सेकेंड। यस सर। बोलो। डिफिकल्ट नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ना है और जैसा जैसा कॉन्सेप्ट है वो लगाना है। फिजिक्स में यही है, क्वेश्चन किस तरह, मतलब क्वेश्चन का जो एक तरह से बोले जो शक्ल है वो बदलती रहेगी, बट तुम ध्यान से सोचोगे तो कॉन्सेप्ट सेम है, जो पिछला क्वेश्चन था वही ये भी है, और अपीयरेंस तो क्वेश्चन का चेंज होगा ही होगा, IIT का क्वेश्चन है।
बताओ कौन सा स्टेप बताना है मुझे दोबारा। बोलिए। आ गया सर। ठीक है, तो देखो ये हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स देखे ना, ये थे कोलिजन वाले, जिसमें कोलिजन हो रहा है। अब इसमें एक दो केस देखते हैं जिसमें कोलिजन नहीं होगा। तो कोलिजन नहीं होगा तो हमसे पूछेगा व्हाट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। देखो जैसे सपोज पार्टिकल ए मूविंग एट ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस है सपोज 40 मीटर्स। ठीक है, एंड पार्टिकल बी इज मूविंग at again same speed 5 meter per second, but particle B is at a distance 30 meters from intersection point O। ठीक है, तो अब क्या लगता है कि A और B कोलाइड होंगे या नहीं होंगे? बताओ भाई, दो रोड्स हैं, परपेंडिकुलर रोड है, और वो दोनों ही जो है ओ पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, दोनों का वेलोसिटी सेम है, लेकिन एक 40 मीटर पे है और एक 30 मीटर पे है। तो क्या लगता है, ये कोलाइड होंगे या नहीं कोलाइड होंगे? नहीं कोलाइड होंगे सर। कोलाइड नहीं होंगे, पक्की बात है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? पक्की बात है सर। नो सर, नहीं कोलाइड मिनिमम होंगे, तो इसको डिस्टेंस निकालेंगे। क्या एक्सप्लेन करोगे, क्यों नहीं कोलाइड होंगे? बिकॉज सर डिस्टेंस कम है, बाकी सब कुछ सेम है, तो जो 30 मीटर जिसका डिस्टेंस है वो पहले निकल जाएगा यस करेक्ट। तो कोलिजन कोलिजन होने पॉइंट के लिए से। सेम टाइम पे सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होना जरूरी है, तो दोनों ओ पॉइंट पे सेम टाइम पे तो होंगे नहीं, तो इसलिए कोलिजन तो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सर क्लोजेस्ट। कोलिजन का एक क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना, सर ये ऐसा ही क्वेश्चन था ना, एक बहुत पीडीएफ में पहले जो सर भेजा था किया था आपने, एक बार। पता नहीं, मैं तो याद नहीं, मुझे ही नहीं याद है। वैसे कर लिया। क्लोजेस्ट अप्रोच, हाँ वो हम लोगों ने ग्राउंड फ्रेम में किया था, करेक्ट करेक्ट, याद आया। अब हम इसको रिलेटिव से कर रहे हैं। फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन ए एंड बी। हाँ याद आ गया, किया था एक क्वेश्चन, उसको हम लोगों ने ग्राउंड फ्रेम से किया था, टाइम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, डिस्टेंस निकाला था, फिर उसको मिनिमाइज किया था। ये सर 0 कर दिया यहाँ था पे हम बिल्कुल अलग तरीका लगाएंगे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ, देख लो इसको एक बार। देखो अब दोनों पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं तो इस सिचुएशन को थोड़ा विजुलाइज करना मुश्किल है कि कब इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसी एक पार्टिकल के मोशन में, ठीक है ना। तो सपोज लेट अस ऑब्जर्व दिस सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी। ठीक है, तो अभी बताओ कि पार्टिकल बी पे अगर हम लोग बैठेंगे तो पार्टिकल ए की वेलोसिटी बी पे बैठने के बाद क्या नजर आएगी? तो क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए मैंने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ ए में तुमको ऐड कर देना है वेलोसिटी ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो अब ये बताओ कि अगर हम ए बी पे बैठ गए, इसी डायग्राम में बना दूं, बी पे बैठ गए तो बी तो हो गया रेस्ट पे, समझना ध्यान से। सर हाँ सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, जब आपने रिलेटिव बताया था तो आप जो माइनस कर रहे हैं, मतलब जैसे ये एक ही डायरेक्शन में होते थे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होते थे, तो आप जब इनका मतलब इनको ऐड करते थे तो जो भी साइन होता था तो उसके अकॉर्डिंग हमको डायरेक्शन भी मिल जाता था और उनका रिजल्टेंट भी मिल जाता था। हाँ, अगर अगर 2 डायमेंशन में होंगे तो भी हम मेथड यही लगाएंगे, हमको ग्राफिकली मिल जाएगा आंसर क्या है।
हाँ सर, हमको प्रॉब्लम सर इसमें ये होती है ना कि जैसे अब ये परपेंडिकुलर है तो क्या इसको ऐसे ही मतलब रिलेटिव से निकाल सकते हैं जैसे सिंपल से निकालते हैं? देखते तो जाओ पहले, पहले मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ देखो तो। हमको यस सर। निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए में ऐड करना है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए तो ऑलरेडी बना ही हुआ है तुम्हारे सामने, क्यों, ये जो बना हुआ है वेक्टर, ये वेलोसिटी ऑफ ए ही तो है। अब हमें यस सर। इस वेलोसिटी में ऐड करना है माइनस वीबी। अभी बताओ कि वीबी किधर है, तो वीबी है ऊपर की तरफ, तो माइनस वीबी किधर होगा? अगर नीचे की वीबी तरफ होगा ऊपर की सर। तरफ होगा तो माइनस वीबी नीचे की तरफ होगा, बताओ। तो ये यस हो सर। गया माइनस वीबी, तो क्या माइनस वीबी का मैग्नीट्यूड तो 5 ही होगा ना। यस सर। तो अब ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिजल्टेंट किधर होगा? तो रिजल्टेंट बोल सकते हैं कि किस लाइन पे होगा, ये बताओ। और ये रिजल्टेंट होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा बताओ अपने आप, क्यों भाई, मैग्नीट्यूड कितना सर होगा? 5 ही होगा सर। अरे 5 और 5 5√2 होगा सर। 5, अरे हाँ ये सर 5√2। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 5√2। तो ये यस सर। 5√2 क्या निकल के आया है, ये 5√2 निकल के आया है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब क्या रिलेटिव। था, जब हम यहाँ बैठेंगे तो हमको ए इस लाइन पे चलता हुआ नजर आएगा। तो बताओगे कि मिनिमम डिस्टेंस कब रहा होगा, मिनिमम डिस्टेंस कब रहा होगा? मिनिमम डिस्टेंस के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ से इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, बताओ। और ये इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस हो गया, बस आंसर। अब ये वैल्यू निकालनी है, वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब जो है खाली मैथ बची, ज्योमेट्री। तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, मैं एक काम करता हूँ कि ये लाइन अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। तो क्या ये वाला जो एंगल है, देखो ध्यान से, ये एंगल 53 डिग्री है, बोलो यस और नो। यस सर है। और ये वाला एंगल ध्यान से देखो तो 37 डिग्री है, यस सर। ठीक है। और एक बात बताओ, ये पूरा एंगल कितना है, 5√2 जो बना रहा है, तो क्या वो 45 डिग्री है? यस सर। तो इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना होगा? सर 8 डिग्री। ये हो गया 8 डिग्री। और ये जो लाइन बनाई है लाइन ए बी, इस लाइन ए बी की लेंथ क्या 50 मीटर्स हो जाएगी? यस सर। तो डी मिनिमम कितना हो गया, क्या इसको हम 50 साइन 8 डिग्री लिख सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है, बताओ। यस सर लिख सकते हैं। बस हो गया, आंसर आ गया। साइन 8 डिग्री कैसे निकालोगे, तो उसको लिख लेना साइन 45 माइनस 37। तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देख लो क्या बचेगा आंसर में, 50/5√2। 10/√2। 50/5√2 तो 10/√2। तो 10/√2 को भी हम लोग 5√2 लिख सकते हैं, बस यही आंसर है। अब तुम याद करो पहले जो हम लोगों ने मेथड लगाया था वो कैसा था। सर वो भी ठीक ही था, मतलब बराबर लेवल पे। नहीं, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये ठीक लगेगा। पहली बार कुछ देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है, ऑड लगता है, बट 2-3 बार जब सामने से गुजरेगा तो ये तुम्हें लगेगा ये ज्यादा अच्छा है ना। अरे सर ये इजी इसलिए ना, इसमें वेक्टर का यूज है, वेक्टर हम लोगों ने थोड़ा पढ़ रखा है तो इसलिए इजी है। वेक्टर का मेन इसमें यूज हो जो गया है है कैलकुलस रिलेटिव वगैरह से। लगाना पड़ता है ना, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, फिर मैक्सिमाइज करना पड़ता है, फिर टाइम निकालना पड़ता है। वैल्यू पुट लेकिन सर करते हैं। वो इससे थोड़ा बेटर लगता है, डिफरेंशिएट वगैरह तो हो जाता है। ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमसे ये भी पूछ सकता है कि इसको टाइम कितना लगा। तो टाइम कितना लगा का मतलब है कि इस पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट को बोल देते हैं सी पॉइंट पे पहुंचने में टाइम कितना लगा। तो AC डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो AC डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 50
cos 8 डिग्री होगी। और टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए हम लोग AC में डिवाइड कर देंगे 5√2 से। तो AC का मतलब है 50 cos 8 डिग्री अपॉन 5√2। तो साइन 8 डिग्री की वैल्यू है 1/5√2। तो cos 8 डिग्री की निकाल लो, कितना आएगा, टाइम निकाल दो। ठीक है ना। तो ये टाइम आ जाएगा ठीक है कौन से ठीक टाइम है। पे सी पॉइंट पे पहुंच रहा है वो। नेक्स्ट इसमें देखो एक क्वेश्चन, ये है, देखो करो ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन किया ट्राई। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मेक एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O। मान लेते हैं एक लाइन ये हो गई और एक लाइन सपोज ये हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है। एट 2 = 0 टू पार्टिकल्स, तो पार्टिकल A एंड पार्टिकल B एट ए डिस्टेंस 4L एंड 5L। तो इसका डिस्टेंस है 4L और इसका डिस्टेंस है 5L फ्रॉम पॉइंट O ऑन दी टू लाइंस। ठीक है। बोथ मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v टुवर्ड्स O पॉइंट, यानी ये भी इधर की तरफ आ रहा है v स्पीड से और ये भी इधर की तरफ आ रहा है v स्पीड से। तो ये तो क्लियर है कि दोनों कोलाइड नहीं होंगे क्योंकि डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, स्पीड सेम है और दोनों की स्पीड्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो हमें निकालना है फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। तो अगेन हम इसको रिलेटिव फ्रेम में अगर करें तो यही बोलेंगे कि लेट्स से वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो इसको हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। मतलब इसका ये होगा कि हमें वेलोसिटी ऑफ A में ऐड करना है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ B। तो वेलोसिटी ऑफ B को पलट करके A में ऐड करना है। तो देखो अगर हम B पे बैठते हैं, ध्यान से देखो, तो B तो हो जाएगा रेस्ट पे और B की जो वेलोसिटी V इधर की तरफ है वो A में हम इधर की तरफ करके ऐड करेंगे। देखो ध्यान से, अब A की जो वेलोसिटी है B के रिस्पेक्ट में, उसमें एक V इधर है और एक V इधर है। ध्यान से देखो तो दोनों V के बीच में एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल, ये 120 बनेगा। और हमें मालूम है कि 120 पे अगर दो वेक्टर्स हैं इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके बाइसेक्टर के अलोंग होगा और उसका मैग्नीट्यूड V रहेगा। याद है ये बात। तो इसका मतलब है कि B पे बैठ के A की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में आएगी और V के बराबर ही होगी, यानी B पे बैठ के A इस लाइन पे जाता हुआ नजर आएगा। बस ये देखो ध्यान से। तो बात आती है कि B से उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना रहा होगा। तो B से मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम इस पे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और यही वाला जो परपेंडिकुलर होगा ये D मिनिमम बन जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर निकालेंगे कैसे, तो तुम ध्यान से देखो कि ये वाला जो एंगल है, क्या ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी 60 होगा। अब ये भी 60 ये भी 60, तो इसका मतलब ये भी 60 हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस भी 4L होगा और यहाँ तक का डिस्टेंस भी 4L होगा। तो ध्यान से देखना जरा, ये डिस्टेंस, केवल इतना डिस्टेंस L आएगा, आएगा नहीं आएगा, बताओ। और यहाँ पे ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो ये वाला एंगल भी ध्यान से देखोगे तो 60 डिग्री बनेगा। तो D मिनिमम की वैल्यू हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं, D मिनिमम हो जाएगा L sin 60। तो L sin 60 का मतलब हो जाएगा L √3/2, पहला आंसर। फिर हमें ये देखना है कि इसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा C पॉइंट तक। तो ये जो AC डिस्टेंस है इसको हम लोग लिखेंगे 4L प्लस L cos 60। देखो तो ये आएगा 9L/2।
और टाइम कितना लगेगा, तो AC डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर हो रही है, v स्पीड से कवर हो रही है, तो आंसर हो जाएगा 9L/2v। बस हो गया क्वेश्चन। सर इसका रिजल्टेंट v कैसे आया? दो वेक्टर्स अगर 120 डिग्री पे हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट किधर होता है, याद है वेक्टर्स में? अगर ये 120 डिग्री पे हैं तो इनका रिजल्टेंट किधर बनेगा और कितना बनेगा, तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच में ही आता है और वो v के बराबर ही होता है। ये रिजल्ट आया हुआ है, वेक्टर्स में प्रूफ किया था ये रिजल्ट। बोलिए। ठीक है सर, डन है। क्लियर है? यस सर, हो गया था सर। अब इस क्वेश्चन को तुम ग्राउंड फ्रेम में ट्राई करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे तुम बोल रहे थे कि पिछले क्वेश्चन में कैलकुलस लगा देंगे हो जाएगा, इसमें बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें ये पार्टिकल इधर जाएगा तो इसका टी टाइम के बाद डिस्टेंस, और ये पार्टिकल इधर जाएगा इसका टी टाइम के बाद डिस्टेंस, और फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो इतना विजुअलाइजेशन से टफ हो जाता है। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? बोलो। यस सर, क्लियर है। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का। और एक और टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ट्राई करो, ये है। नेक्स्ट ट्राई करो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पहले देखो क्या कह रहा है। इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और उस ट्रायंगल में क्या है कि देयर आर 3 पॉइंट्स। तो लेट्स से पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी है, और ट्रायंगल की साइड्स दी हुई हैं ए। they all start moving simultaneously with velocity of constant modulus v, with first pointing towards first pointing heading continually for the second। मतलब पहले वाले की जो वेलोसिटी है वो हमेशा सेकंड वाले की तरफ है, सेकंड वाले की जो वेलोसिटी है वो हमेशा थर्ड वाले की तरफ है, और थर्ड वाले की जो वेलोसिटी है वो हमेशा फर्स्ट वाले की तरफ है। मतलब ऐसे समझो कि एक बड़ा सा मैदान है, ट्रायंगुलर ग्राउंड है, और उसमें ये तीनों लोग एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, ये तीनों लोग एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। तो ए हमेशा बी को देख के दौड़ रहा है, मतलब बी जिधर है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही है, बी हमेशा सी की तरफ, सी हमेशा ए की तरफ। तो देखो स्टार्टिंग में तो ये इस सिचुएशन में होंगे, लेकिन ध्यान से समझना, जैसे ही बी थोड़ा आगे बढ़ेगा, सी थोड़ा आगे बढ़ेगा और ए थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो क्या इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो अब है क्या, प्रॉब्लम की सिमेट्री को देखते हुए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ए जो है वो इस तरह से मूव करता हुआ, बी इस तरह से मूव करता हुआ और सी इस तरह से मूव करता हुआ, तीनों जो है उसके सेंटर पे आके मिलेंगे। कैसे सेंटर पे आके मिलेंगे? जैसे मान लेते हैं कि ए यहाँ आ गया है, बी यहाँ आ गया है और सी यहाँ आ गया है। देखो ध्यान से, तो ए, बी और सी, ए, बी और सी, ए डैश पे आ गया है, बी डैश पे आ गया है और सी डैश पे आ गया है, लेकिन ए हमेशा बी की तरफ है, बी हमेशा सी की तरफ है और सी हमेशा ए की तरफ है। देखो ध्यान से, तो क्या होगा कि इन तीनों के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा, और वो रिड्यूस होते होते ट्रायंगल की फॉर्म में हमेशा बना रहेगा। हाँ, ये है कि इस ट्रायंगल का साइज धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और फाइनली वो तीनों आके सेंट्रॉइड पे मिल जाएंगे, सेंटर पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि जो इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब होता है भाई ए की वेलोसिटी अगर देखोगे तो ए की वेलोसिटी तो v है, पूरी की पूरी लाइन ए बी के अलॉन्ग है। बी की वेलोसिटी ए की तरफ कितनी है? v cos 60। तो इसका कंपोनेंट तो पूरा का पूरा v है, इसका कंपोनेंट v है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बनेगा v प्लस v cos 60।
तो ये वैल्यू आएगी 3v/2। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि a और b के बीच का जो गैप है वो v + v cos 60 से हमेशा कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि किसी भी मूवमेंट पे ये जो एंगल है ये चेंज नहीं हो रहा है। तो v और v cos 60 हमेशा ही ऐड हो रहा है, और इनको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, तो डिस्टेंस a कवर करनी है। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हो जाएगा d/v अप्रोच, तो ये हो जाएगा a/3v/2, तो ये आ जाएगा 2a/3v। देखो मतलब ये क्वेश्चन जैसे हो गया ट्रायंगल के ऊपर हो गया। अगर यही क्वेश्चन मान लो स्क्वायर के ऊपर हो तो बताओ कि क्या चेंजेस होंगे। मान लो 4 लोग हो, तो उसमें फिर सर ट्राइंगल वो सर स्क्वायर बनता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है उसको भी कर लो। मान लो अगर स्क्वायर है और 4 लोग हैं तो ए बी सी डी, ए हमेशा बी की तरफ, कितना टाइम आएगा बताओ, निकालो इसमें। और अगर मान लो हेक्सागन है, 6 लोग हैं, तो आंसर क्या आएगा, ए हमेशा बी की तरफ, बी हमेशा सी की तरफ, सी हमेशा डी की तरफ, डी ई की तरफ, ई एफ की तरफ, और एफ ए की तरफ। मेन जो डिफरेंस आएगा वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का आएगा। तो इस केस में अगर तुम देखोगे ध्यान से, इस केस में ए की वेलोसिटी तो पूरी की पूरी v है, ए की वेलोसिटी v है, लेकिन b की वेलोसिटी तुम ध्यान से देखोगे तो b का वेलोसिटी के इस तरफ कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v के इक्वल ही बनेगी। तो जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा a/v। बताओ स्क्वायर के केस में क्लियर है। इस केस में क्या होगा, इस केस में इसकी वेलोसिटी, इसकी तो वेलोसिटी पूरी की पूरी v है, लेकिन इसका इधर की तरफ कंपोनेंट है, कितना कंपोनेंट है, v cos 60, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब लिखेंगे तो ये बनेगा v - v cos 60 बनेगा। तो v - v cos 60 का मतलब हो गया v/2। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा a/v/2, तो ये आ जाएगा 2a/v। देखो अप्रोच यस सर वेलोसिटी अलग क्लियर अलग है सर। जाएगी, सर अप्रोच एक ही चीज वेलोसिटी और अलग है अलग जाएगी, ठीक है ना। सर हाँ बोलिए शिवेन। सर इसमें जो डिस्टेंस है सर उनके बीच की, सर वो तो हाँ चेंज होती जा रही है, तो उन लोगों नहीं ने नहीं ए कैसे ध्यान दिया। से सोचो, गड़बड़ गड़बड़ सोच रहे हो। उनके बीच का डिस्टेंस शुरुआत में a था, और ये डिस्टेंस धीरे 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 कम होता जा रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो कम ही हो रहा है ना। यस हम सर। इसको रिलेटिव से सोच रहे हैं। रिलेटिव से सोचने का मतलब है कि a के ऊपर बैठ जाओ, तो a पे बैठ के b उसकी तरफ आता हुआ नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा, तो b की वेलोसिटी क्या नजर आएगी a पे बैठने के बाद, तो वेलोसिटी ऑफ वही अप्रोच 3। नजर आएगी। यस सर। ठीक है, अच्छा। यस। तो रिलेटिव मोशन में इतना ही है। तो यहाँ पे हमारा काइनेमेटिक्स चैप्टर भी खत्म होता है। बहुत बहुत